स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं लोकल वोकल और मैं कीर्ति। आज हम फिर पहुंच चुके हैं एक ऐसे व्यक्तित्व के पास जिससे हम बात करेंगे, जिनसे जानने का प्रयास करेंगे कि उनका निजी जीवन कैसा रहा है। वैसे तो अब जब विकास की बात होती है तो आपके जहन में बहुत सारी चीजें आ जाती होंगी, बहुत सारे लोगों के चेहरे आपके सामने आ जाते होंगे, लेकिन जमीनी स्तर पर जो रहकर विकास करते हैं, जो देश प्रदेश का सुंदरीकरण करने में अपना सबसे अहम योगदान, अपने सबसे अहम घंटे, अपने सबसे अहम पल देते हैं, हम उनकी बात नहीं करते। हम जानने का प्रयास नहीं करते कि वो कैसे हैं, उनका निजी जीवन क्या है, उनकी पसंद नापसंद कैसी है। तो ये काम हम करने लोकल वोकल के साथ पहुंच चुके हैं और आज हम जिनसे बात करने जा रहे हैं वो 2015 बैच के IAS अधिकारी रह चुके हैं, चीफ डेवलपिंग ऑफिसर देवरिया के रह चुके हो और अब कानपुर नगर आयुक्त के तौर पर कार्यरत है। हम बात करने वाले हैं शिव शरणप्पा GNG से, जिनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि वो अधिकारी से हटकर अगर हम उनके निजी जीवन की बात करें तो वो कैसे हैं। तो चलिए उनसे बात करते हैं और अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सर, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपना कीमती समय हमें देने के लिए। नहीं, सबसे पहले तो वोकल फॉर लोकल को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे इनवाइट किया है। जी सर, मैं सबसे पहले सर जानना चाहूंगी, देखिए अधिकारियों के तौर पे आपको हर कोई देखता होगा कि आप काम कर रहे हैं और कानपुर में तो आपने वाकई में विकास का जो नदियां बहाई हैं, आपने जो मुख्य द्वार होते हैं कि लोगों को दिखे कि कानपुर भी बहुत खूबसूरत है। तो कैसे व्यक्तित्व और क्या सोच के साथ आप बड़े हुए कि आज आप इस मुकाम पर पहुंचे हैं? जी, बेसिकली मैं गुलबर्गा ज़िले से हूँ, कर्नाटका में, नॉर्थ कर्नाटका में है और मेरी स्कूलिंग वहीं से हुई है और उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग किया है मैसूर से। उसके बाद इससे पहले मैं इनकम टैक्स में था, फिर इसके बाद IAS में आया हूँ। तो बेसिकली जो एक किसी को भी जो एक नॉर्मल शहर का एस्पिरेशंस होते हैं अपने अर्बन सिटीज़ के लिए, तो उसी तरह एक गुलबर्गा भी एक मीडियम टाउन था। तो हम लोग हमेशा बचपन से चाहते थे, मतलब एक एस्पिरेशंस रहता है कि अपने शहर में ये चीज़ होना चाहिए, इतना सुंदर होना चाहिए जैसे कोई मेट्रो सिटीज़ है उसके कंपैरिजन में। तो हमेशा हम लोग को सर्विस ज्वाइन करने के लिए एक हमेशा एक प्रेरणा रहती थी और IAS में आने के बाद हम एक दिल से भी ये था कि अर्बन लोकल बॉडीज़ में एक बार काम करें ताकि वहाँ पे एक्चुअल में आप जो लोगों को जुड़ सकते हैं और एक इम्पैक्ट भी ला सकते हैं लोगों के जीवन में। तो उसी के क्रम में हम मैसूर में भी पढ़ाई किया। तो मैसूर वन ऑफ द इंडियाज़ क्लीनेस्ट सिटीज़ है और बहुत वाइड रोड्स है और वहाँ का एक बहुत ही एक सिविलाइज्ड वे में माना जाता है उस शहर को और इंडिया के टॉप शहरों में माना जाता है। तो एक ये सब एस्पिरेशंस कहीं ना कहीं हम लोगों को मोटिवेट करती है। और यूपी कैडर में इससे पहले मैं पूर्वांचल में रहा, गाज़ीपुर, देवरिया, वहाँ भी एक अलग एक्सपीरियंस रहा है। वहाँ के लोगों के एस्पिरेशंस अलग है। और उसी तरह जब कानपुर में आए तो कानपुर में भी एक ये तो बहुत इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रियल हब है हमारा पूरा उत्तर प्रदेश का और बेसिकली एक प्रोडक्शन सेंटर है जो पूरा यूपी को कैटर करती है। तो इसमें एक अलग ही यहाँ का सोशो डेमोग्राफी देखेंगे तो इसमें बहुत वेरिएशंस है। तो उसी के तहत हम लोगों ने बहुत सारा प्रयास किया है कि हम लोग डिफरेंट जो एस्पिरेशंस है उन लोगों को कनेक्ट करें। कुछ एरियाज़ में जो बेसिक चीज़ें हैं जैसे पानी हो या सड़क हो, और उसके अलावा कुछ ऐसे भी एरियाज़ है जहाँ पे और भी एस्पिरेशंस बढ़ जाती हैं, जहाँ पे लोग अच्छी सुविधा चाहते हैं, अच्छे पार्क हो या अपने अच्छे जिम रहे, उनके पास स्पोर्ट्स फैसिलिटी रहे जहाँ पे, और कुछ घूमने के लिए जगह रहे। तो हम लोगों ने एक अच्छी टीम के साथ यहाँ पे और हमारे जो इस मंडल आयुक्त हैं उन लोगों का हमेशा प्रेरणा रही है और हमारे जो महापौर मैम हैं उन्होंने हमेशा हम लोग का साथ दिया है नगर निगम का। तो ये एक हम लोग का टीम का सफलता का ये रहा है कि हम लोगों को हर बार एक नया चीज़ दे सकते हैं। बिल्कुल, ये तो प्लस पॉइंट होता है कि आपके साथ जब सारे आपके जो सीनियर्स होते हैं वो आपके साथ होते हैं और एक जो माइंडसेट, जैसे आपने कहा कि हम कर्नाटक से आप हैं और उसके बाद मैसूर में आपने पढ़ाई करी, तो वो भी क्लीन सिटी है। कानपुर वासियों के लिए तो मसाला जैसे जान बसती है। अगर हम बात करें कितना डिफिकल्ट हो जाता है यहाँ पे काम करना, अगर इस एस्पिरेशन पर अगर हम देखें तो कितना डिफिकल्ट हो जाता है? जी, जैसे हमने कहा ये शहर क्योंकि एक इंडस्ट्रियल सिटी रहा है तो यहाँ का डेमोग्राफी अलग है। यहाँ पे अगर आप बिजनेस क्लास भी है फिर लेबर क्लास भी है, तो वहाँ पे हम लोग डिफरेंट एस्पिरेशंस के साथ हम लोग उनके साथ काम करने में बहुत बार बिहेवियरल चेंज को लाने में थोड़ा टाइम लगता है। बट हमने यहाँ पे देखा है कि लोग हमेशा सहयोग करते हैं कोई भी गवर्नमेंट का स्कीम हो अच्छे कामों को,
और इसको हम लोगों को लोगों तक और पहुंचाने की प्रयास ही है, ताकि जो बिहेवियरल चेंज है उस पर अगर और हमको सहयोग मिल जाए तो और अच्छा हमारा सिटी बन सकता है। यानी कि और जनता का सहयोग बिल्कुल मिलना चाहिए, क्योंकि हर कोई चाहता है कि हमारी क्लीन सिटी हो और जो भी बाहर से लोग आए वो देखें कि कानपुर कितना सुंदर भी है, वो भी एक एस्पेक्ट हो। सर, मैं इसके साथ ये भी जानना चाहूंगी कि बचपन कैसा, मतलब जैसे एक बचपन होता है ना कि इस तरह से मैंने जिया, कुछ यादें हैं बचपन की जो आप शेयर करना चाहेंगे, या मोटिवेशनल कुछ ऐसी यादें हो कि नहीं मैंने इससे ये चीज़ सीखी थी कि आगे चल के मुझे ये हासिल करना है। जी, बचपन से जैसे हम गुलबर्गा से रहे हैं और मेरे फादर भी स्टेट सर्विस में रहे थे, तो थोड़ा सिविल सर्विस का एक हमेशा चार्म रहता था। और तो वही एक इंस्पिरेशन रहती थी कि, और हम लोग हमेशा देखते थे कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स हो या पुलिस ऑफिसर्स हो, क्या इम्पैक्ट वो ला सकते हैं सोसाइटी में। तो हमेशा उसी क्रम में हम लोग बचपन से ही जनरल नॉलेज में बहुत इंटरेस्ट रहता था, तो न्यूज़पेपर्स हो उसको रेगुलरली फॉलो करते थे। और उसके अलावा जैसे एक सेल्फ डिसिप्लिन के लिए हम लोग पहले से ही बचपन से रामकृष्ण मिशन हो और आरएसएस में हम लोग शाखा से जुड़े रहते थे, तो उसमें एक सेल्फ डिसिप्लिन की बात भी आती थी। तो उसमें हम लोग लगातार अपने आप को सेल्फ इम्प्रूवमेंट में काम करते थे। और जब इंजीनियरिंग वो सब में उसके बाद हम लोगों ने मैंने सोचा कि सिविल सर्विस एक अच्छा ऑप्शन रहेगा अगर हम अपने पोटेंशियल को रियलाइज़ करना चाहते हैं। तो हमने फिर सिविल सर्विस की तरफ हमने एग्जाम्स दिए। तो सर, आपने डिसिप्लिन की बात करी है, तो घर पे भी ये डिसिप्लिन वाला माहौल आज भी रहता है? मतलब घर पे बच्चों के अंदर खौफ है कि पापा आ रहे होंगे तो एकदम डिसिप्लिन में, यू हैव टू डू दिस दैट? नहीं, अभी तो मेरी 2 बेटियां हैं और एक तो 5 साल की है और एक 8 महीने की है, तो बहुत छोटे हैं। तो मैं अभी तो छोटे हैं। हाँ, बट मुझे लगता है कि जितना हमने टफ चाइल्डहुड रहा है, मुझे लगता है कि उन लोगों को उतना टफ रहना मतलब सारी फैसिलिटीज़ उनको मिलना चाहिए और जितना हो सकता है अपने लाइफ को अपने तरीके से जीना चाहिए। आपने कहा कि टफ थोड़ा सा रहा है आपके लिए, वो क्या टफ सिचुएशंस रही है जो आपने फेस करी और जो आप नहीं चाहते कि आपकी डॉटर्स फेस करें? जी, एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से आए हैं और एक लगभग हम लोग 6 सिबलिंग्स भी है, तो घर में मतलब रिसोर्सेज की लिमिटेड रिसोर्सेज तो रहता ही है। तो उसमें मतलब हर चीज़ आपको नहीं मिलती है, तो हर चीज़ के लिए थोड़ा स्ट्रगल रहता है, बट वो उस समय का वो ज़रूरत ही तो। बिल्कुल, उस समय का वो फेज था, लेकिन उस स्ट्रगल से भी अगर आप यहाँ तक पहुंचे हैं तो ये कड़ी मेहनत आपकी दर्शाता है। और लोगों को इससे सीखना भी चाहिए कि देखिए, आप मिडिल क्लास हैं, आपके पास पैसों का अभाव है या जो भी है, बट आप पढ़ के एक मुकाम पर पहुंच सकते हैं जिससे आप आगे की जिंदगी आप अपनी अच्छी कर सकते हैं। जी, अगर आपका अंदर किसी चीज़ के लिए पैशन है तो आप अपना डिसिप्लिन और हार्ड वर्क से उसको अचीव कर सकते हैं, और जो आपका मन में आता है उसी स्ट्रीम को आपको सेलेक्ट करना चाहिए। मैं एक बात ये भी पूछना चाहूंगी कि यहाँ तो आप ऑफिसर हैं, घर पर किस तरह का माहौल रहता है? घर पे बहुत नॉर्मल लाइफ रहती है। मेरी वाइफ भी डॉक्टर है, वो भी बैंगलोर से है। तो बहुत, और 2 बेटियां हैं, तो और पेरेंट्स क्योंकि बहुत यहाँ पे नहीं आ सकते, लैंग्वेज में थोड़ा इश्यूज रहता है, तो बाकी तो बहुत सिंपल लाइफ रहती है। और मैं कोशिश करता हूँ कि वीकेंड्स पे बच्चों के साथ या फिर हम मूवी देखें या फिर कहीं उनको बाहर ले जाता हूँ। क्या शिव शरणप्पा भी थोड़े बहुत फूडी और घूमने के शौकीन हैं? जी, हम लोग घूमने का कोशिश करते हैं कि जितना हो यहाँ पे नेचुरल चीज़ें जैसे पार्क हो या नदी के किनारे हो, वहाँ पे हम लोग ज़्यादा कोशिश करते हैं। और फूड का थोड़ा हमने रिस्ट्रिक्ट किया है कि बाहर का खाना हम कम खाते हैं। या उसके साथ मैं और मेरी वाइफ का ये भी सोच रहता है कि घर का खाना जितना खाए वो उनके बच्चों के लिए ठीक रहता है। घर के खाने में कुछ ऐसा पर्टिकुलर है कि ये तो बनना ही बनना है वीकेंड पे? नहीं, वैसे जैसे हमारे घर में ही ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स हम लोग कोशिश करते हैं कि अच्छा, आप घर पे ही ग्रो करते हैं? हाँ जी, मेरी वाइफ का ये रहता है, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि उसी पे हम लोग बच्चों के ये साथ। तो आपने बहुत अच्छी बात बताई कि घर पे आप ग्रो करते हैं, ऑर्गेनिक खाने की कोशिश करते हैं, तो ये इंटरेस्ट भी था क्या? बेसिकली मेरे वाइफ ने बहुत हम लोग को मोटिवेट करती रहती है, और जैसे घर का बना हुआ पनीर हो या स्वीट्स हो, हर चीज़ हम लोग कोशिश करते हैं कि घर का ही
हम लोग खाए हैं। अच्छा, एग्रीकल्चर में भी लोग आजकल खासा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं कि घर पे हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करें और घर का ही खाएं, तो इसको लेकर भी आप कुछ बोलना चाहेंगे कि ये किस तरह से आजकल जो गलत लाइफस्टाइल होती चली जा रही है, मतलब बाहर की फूडिंग लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, उसका क्रेज बढ़ता जा रहा है। जी, मुझे जो लगता है कि आने वाले दिनों में ये एक बहुत बड़ा सेगमेंट बनने वाला है जहाँ पे लोग प्रेफर करेंगे कि ऑर्गेनिक फूड जो घर का रहे, क्योंकि बाहर बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स हो या केमिकल्स हो, कहीं ना कहीं हमारे बॉडी पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहे हैं। और लॉन्ग टर्म में अब लोगों को इसी लाइंस पे चलना चाहिए कि फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ पे सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। ये तो हमने बातें तो कर ली, लेकिन इसके साथ ये भी मैं जानना चाहूँगी सर, क्या चुनौतियाँ और कितनी परिस्थितियाँ आई होंगी, क्योंकि हर किसी को कामयाबी तो दिखती है कि आप इस कुर्सी पर बैठे हैं, लेकिन इन सब के बीच में जो एक आपने एक लंबा अंतराल, एक वक्त जो आपने का बीता है, उसमें कितनी चुनौतियाँ आई होंगी? बेसिकली जितना हमको समझ में आया है कि ये सब आप मेंटली कितने स्ट्रांग है यही आपको डिफाइन करता है, स्पेशली इस सर्विस में। और क्योंकि स्ट्रेस बहुत रहता है तो आप उसको किस तरीके से आप हैंडल करते हैं, तो उसके लिए आप अपने आप में क्या टेक्निक्स अपनाए हैं, जैसे योगा हो, मेडिटेशन हो, पूजा हो, तो वो आपको लॉन्ग टर्म में बेनिफिट करता है कि आप कभी भी पैनिक ना करें। और मुझे लगता है कि मेंटल स्ट्रेंथ ही पूरा सब कुछ डिफाइन करता है। यानी कि आजकल जो सिविल सर्विसेज की या किसी भी अगर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो उन्हें काम रहना बहुत ज़रूरी है, आपका कहीं ना कहीं कहना है। जी, काम रहना और मेंटली स्ट्रांग रहना है, और जो उन्होंने सोचा है उसको अचीव करने के लिए वो परसिवरेंस उनमें होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। आगे आप क्या चाहते हैं, आपकी जो 2 डॉटर्स हैं वो भी ये प्रथा फॉलो करें कि सिविल सर्विसेज में ही जाए, ऐसा कुछ चाह रहे हैं या नहीं? जो वो चाहते हैं वो करें, ऐसी आज़ादी है उन्हें। जी, मैं तो वही चाहता हूँ कि उनको जो अच्छा लगे वो करें, क्योंकि कोई बाउंडेशन रखना मुझे नहीं लगता कि मैं उस पर यकीन करता हूँ। मतलब कि बच्चों के लिए अगर आप पेरेंट्स को भी क्या आजकल सलाह देना चाहेंगे, क्योंकि पेरेंटिंग आजकल बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है, तो बीइंग एन पेरेंट और बीइंग एन सोशल सर्विस के आप जो कर रहे हैं सर्विसिंग, उसको लेकर दोनों को बैलेंस कैसे करते हैं? जी, आज की तारीख में पेरेंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट बन गया है, क्योंकि इतने सारे डिस्ट्रैक्शन से सब सोसाइटी में अवेलेबल है, तो हस्बैंड वाइफ दोनों को को पेरेंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें मेरी वाइफ यूजुअली बहुत वो डिफ़ाइन करती है, और मैं भी कोशिश करता हूँ कि वो एक हमारा प्रेजेंस रहे। और मुझे लगता है कि उन्हें हर चीज़ को हमें अवेलेबल कराना चाहिए और डिसीजन उन पर छोड़ना चाहिए कि वो जो बनना चाहते हैं उसमें हम उनका सपोर्ट करें। और लास्ट क्वेश्चन यही है कि लोकल वोकल की तरफ से आप क्या एडवाइस देना चाहते हैं? आज के जो ग्रोइंग युवा है, जिस तरह से वो ग्रो कर रहे हैं, और जो माहौल हम देख रहे हैं आजकल बेसिकली, उसको लेकर आप क्या एडवाइस देना चाहते हैं? मैं लोकल वोकल के माध्यम से सभी लोगों को, सभी यंगस्टर्स को यही सुझाव दूंगा कि अगर आप अपना डिसिप्लिन और कोई सक्सेस के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, उसके लिए मेहनत करना बहुत ज़रूरी है, तो उस पर वो अपना फोकस करे और जितना हो सकता है अपने मेंटली स्ट्रांग रखे, हेल्दी रखे और डिस्ट्रैक्शन से बचने की कोशिश करें। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये आपने सुना कि किस तरह से मेहनत करने के साथ साथ आपको डिस्ट्रैक्शन से बचना है, खुद को काम रखना है, और कैसे आप सफलता को हासिल कर सकते हैं। तो इसी के साथ हम फिर हाजिर होंगे किसी नए व्यक्तित्व के साथ, फिर उनसे बात करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे उनके निजी जीवन के बारे में। आप कहीं मत जाइएगा। अगर आपने अभी तक लोकल वोकल ऐप को डाउनलोड नहीं किया हो तो प्ले स्टोर पर जाइए, हमारे हाइपर लोकल चैनल को डाउनलोड किए। आप हमें हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फॉलो भी कर सकते हैं।